नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ मेरे ख्वाबों के शहर में, जहाँ थोड़ी हकीकत है, थोड़े फसाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नई कहानी। घड़ी ने जैसे ही सुबह के 8 बजाए, सुहासिनी दौड़ती हुई ड्राइंग रूम के उस हिस्से में पहुंच गई जहाँ महंगे महंगे शोपीस सजे हुए थे। कपड़ा लेकर उनकी सफाई करने लगी और उसकी निगाहें सीढ़ियों की तरफ थी, क्योंकि ये समय देवाशीष चौधरी के तैयार होकर नीचे आने का था। देवाशीष भुवन राय चौधरी के बड़े बेटे थे, जो काफी पढ़े लिखे और शांत स्वभाव के थे। वे रोज सुबह तैयार होकर स्टडी में जाकर बैठ जाते और वहीं पर कॉफी पीते। पेशे से वकील और कवि भी थे। सुहासिनी घर में नौकर तो नहीं थी, लेकिन वो घर के सभी नौकरों के ऊपर थी, यानी मैनेजर। घर में क्या बनना है, क्या सामान आना है, किसको कब क्या चाहिए, ये सारा काम सुहासिनी देखती थी। सुहासिनी गरीब परिवार से थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। पिता गुजर गए थे। घर में माँ और छोटी बहन थी। पिता के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी सुहासिनी के कंधों पर आ गई। उस समय सुहासिनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी। सुहासिनी ने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। पेपर में भुवन राय चौधरी के यहाँ का इश्तिहार देखा और सुहासिनी इंटरव्यू देने पहुंच गई। बंगाली होना, अच्छी जाति का होना, पढ़ा लिखा होने की वजह से सुहासिनी को नौकरी मिल गई। हालांकि सुहासिनी को थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि घर में कोई महिला नहीं थी। भुवन राय चौधरी की पत्नी कुछ साल पहले गुजर गई थी। घर में 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बेटियां जिनकी बचपन में ही शादी हो गई थी, वो दोनों ससुराल में थीं। भुवन राय चौधरी की पत्नी का जब देहांत हुआ, उस समय उनके दोनों बेटे किशोरावस्था में थे। उन्हें अपने बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। भुवन राय चौधरी बहुत ही सरल, सहज और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, इसलिए सुहासिनी को चौधरी साहब के यहाँ काम करना उचित लगा। सुहासिनी, मेरी कॉफी स्टडी में भिजवा देना, देवाशीष बोलते हुए स्टडी की तरफ बढ़ गए। जी देव बाबू, सुहासिनी बोली। देवाशीष को घर में सभी नौकर देव बाबू बुलाते थे। सुहासिनी भी उन्हें देव बाबू बोलती थी। एक यही समय होता था जब सुहासिनी देव बाबू को देख पाती थी। बाकी समय में देव बाबू इतने व्यस्त रहते थे कि कब आते कब चले जाते किसी को पता ही नहीं होता था। न जाने ऐसा क्या था देव बाबू में कि सुहासिनी अपने आप को रोक नहीं पाती थी। देव बाबू को एक बार देख लेती तो उसे बड़ा सुकून मिलता था। वो सारा दिन बड़ा खुश रहती। खैर, देव बाबू का व्यक्तित्व भी बड़ा सौम्य था। बड़ी बड़ी आंखें, गेहुआ रंग, ऊंचा पूरा कद, तीखे नैन नक्श। उस एक पल में सुहासिनी और देव बाबू की आंखें मिलती, लेकिन उसे देव बाबू की आंखों में कुछ नजर नहीं आता था। वो एक पल सुहासिनी को सारा दिन तरोताजा रखता। वो सारा दिन दौड़ दौड़ कर काम करती। उसने चौधरी साहब के घर को अच्छे से संभाल लिया था। चौधरी साहब उससे बहुत खुश रहते थे। सुहासिनी को काम से फुर्सत मिलती तो वो पढ़ने बैठ जाती थी। सुहासिनी आगे पढ़ना चाहती थी, जिससे उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। एक दिन वो पढ़ने बैठी हुई थी, तभी देव बाबू ने उसे देखा तो उसके पास चले आए। क्या पढ़ रही हो? देव बाबू ने पूछा। कोर्स का पढ़ रही थी। ऐसा कहते हुए सुहासिनी खड़ी हो गई। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, जिससे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। क्यों, तुम्हें पैसे कम मिलते हैं क्या? देव बाबू ने पूछा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सुहासिनी बोली। फिर कहीं मत जाओ। मैं मुनीम जी से कहकर तुम्हारा वेतन और बढ़वा देता हूँ। पढ़ाई जारी रखो। पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा कहते हुए देव बाबू अपने कमरे में चले गए। सुहासिनी मुंह में पेन दबाकर मुस्कुराने लगी। उसके कानों में देव बाबू के शब्द गूंज रहे थे, फिर कहीं मत जाओ। दुर्गा पूजा आने वाली थी। चौधरी साहब के यहाँ दुर्गा पूजा की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। चौधरी साहब की दोनों बेटियां भी आ रही थी। चौधरी साहब के यहाँ उनकी दोनों बेटियों को छोड़कर सभी लोग सुहासिनी को पसंद करते थे। चौधरी साहब की बेटियों को लगता था कि कहीं ये साधारण परिवार की लड़की उनके यहाँ मालकिन न बन जाए, इसलिए वो देव बाबू के लिए बड़े बड़े घर के रिश्ते लाती थी
और उन्हीं रिश्तों में से एक जगह देव बाबू का रिश्ता तय हो गया। इधर सुहासिनी अपनी हैसियत जानती थी, इसलिए अपने जज्बात देव बाबू के सामने जाहिर नहीं कर पाई। कुछ समय बाद देव बाबू का विवाह हो गया। उधर सुहासिनी को भी नई नौकरी मिल गई और सुहासिनी ने देव बाबू का घर छोड़ दिया। सुहासिनी दी, वो 6 नंबर कमरे के बाबू की तबीयत बहुत खराब हो रही है, मालिनी हांफते हुए बोली। सुहासिनी मालिनी के साथ तेजी से 6 नंबर कमरे की तरफ चल दी। कमरे में पहुंचकर सुहासिनी ने देखा एक बहुत ही दुबला पतला आदमी बुरी तरह से खांस रहा है। सुहासिनी ने उसकी पीठ को सहलाया और उसे पानी पिलाया। जैसे ही सुहासिनी ने उस आदमी का चेहरा देखा, चौंक गई और मन ही मन बुदबुदाती हुई बोली, देव बाबू इस हाल में, देव बाबू वृद्धाश्रम में। सुहासिनी ने वृद्धाश्रम के डॉक्टर को फोन लगाया। शशांक बाबू जल्दी आइए, 6 नंबर कमरे में जो बाबू रहते हैं उनकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर आए, उन्होंने दवाइयाँ दी। सुहासिनी ने देव बाबू को दवाई दी और चादर उड़ाकर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद देव बाबू पर दवाइयों का असर हुआ और वे सो गए। देव बाबू के सोने के बाद सुहासिनी अपने कमरे में आ गई और कुर्सी पर बैठ गई। सिर टिकाकर सोचने लगी, ऐसा क्या हुआ होगा जो इतने बड़े जमींदार के बेटे और इतने बड़े वकील को वृद्ध आश्रम में शरण लेनी पड़ी। 3-4 दिन तक सुहासिनी ने देव बाबू की दिन रात सेवा की। आज सुहासिनी को देव बाबू की देखभाल करते करते 1 हफ्ता हो गया था। सुबह सुहासिनी देव बाबू के लिए चाय लेकर आई। देव बाबू खिड़की के पास खड़े होकर सूर्य को देख रहे थे। देव बाबू चाय लीजिए। जैसे ही देव बाबू पलटे, सुहासिनी को देखकर चौंक गए और बोले, तुम सुहासिनी हो ना? हाँ, मैं सुहासिनी हूँ। तुम यहाँ कैसे? यही प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूँ। आप यहाँ कैसे? सुहासिनी ने पूछा। और देव बाबू चाय पीते हुए अतीत में पहुंच गए। तुम्हारे जाने के बाद 6 महीने तक तो सब ठीक रहा। मेरी पत्नी रोमा को मेरा परिवार ज्यादा अच्छा नहीं लगा। वो आधुनिक युवती थी, उसे घर संभालना, घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। थोड़े दिनों बाद वो अपने पिता के यहाँ चली गई और वहां से विदेश चली गई और 2 साल के अंदर हमारा तलाक हो गया। पिताजी ने दूसरे विवाह के लिए बोला, लेकिन मेरा मन नहीं किया क्योंकि मेरा मन शादी से उचट गया था। मैंने अपने आप को कविताओं में और शराब में डुबो लिया। कुछ सालों बाद पिताजी का भी देहांत हो गया। पिताजी की मौत के बाद छोटे भाई ने सारी जायदाद हड़प ली और जायदाद और कोठी बेचकर वो विदेश चला गया। मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन मैं बाजार में बेहोश होकर गिर पड़ा और कोई मुझे इस वृद्धाश्रम में छोड़ गया। लेकिन तुम इस वृद्धाश्रम में क्या कर रही हो? देव बाबू ने पूछा। मैं यहाँ नौकरी करती हूँ। लेकिन तुम तो कलकत्ता में किसी अच्छी जगह नौकरी में थी ना? हाँ, मैं कलकत्ता में बहुत अच्छी जगह नौकरी कर रही थी। मैंने छोटी बहन का विवाह अच्छी जगह कर दिया। कुछ सालों बाद माँ का देहांत हो गया। मैं काफी अकेली हो गई थी। तभी मुझे पता चला हमारी कंपनी के जो मालिक हैं उनका वृद्ध आश्रम है जिसमें महिला मैनेजर की जरूरत है और मैं यहाँ चली आई। मालिक को मेरा काम पसंद आया, उन्होंने मुझे यहीं रख दिया। तब से मैं यहीं हूँ। तुमने विवाह नहीं किया? देव बाबू ने पूछा। नहीं, जिम्मेदारियां पूरी करते करते मेरे विवाह की उम्र निकल गई। फिर मेरा मन नहीं किया, सुहासिनी बोली। अच्छा देव बाबू, जल्दी से तैयार हो जाइए, तब तक मैं आपका सामान समेटती हूँ। सामान समेटती हूँ मतलब? देव बाबू बोले। मतलब ये कि वृद्ध आश्रम में पीछे जो कॉटेज यानी क्वार्टर बने हुए हैं उनमें से एक कॉटेज मेरा है। अब आप वहीं रहेंगे। लेकिन क्या? सुहासिनी ने पूछा। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। देंगे ना? सुहासिनी बोली। हाँ, देव बाबू सिर हिलाते हुए बोले और सुहासिनी की सामान समेटने में मदद करने लगे। सुहासिनी के कंधे का सहारा लेते हुए देव बाबू कॉटेज के लिए निकल पड़े। कुछ समय बाद देव बाबू फिर से वकालत करने लगे और जिंदगी फिर से खुशनुमा हो गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।